हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के हम अपने इस यूट्यूब वीडियो में डिस्कस करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। एंड आज का जो हमारे सब्जेक्ट रहेंगे वो रहेगा कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड पार्टनरशिप एक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीयूईटी के लिए ना हम लोग काफ़ी कुछ मेजर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जिनसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं उनको हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। एंड उन वीडियोस को देखने के लिए आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है संभव लॉ का, आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड हम अपडेट्स भी डाल रहे हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं रिगार्डिंग द अपडेट्स ऑफ सीयूईटी एग्जाम एंड बाकी जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं उन सब के अपडेट्स इंपॉर्टेंट जो कुछ भी है उनके रेस्पेक्ट में हम सब अपने टेलीग्राम चैनल एंड यूट्यूब चैनल हम दोनों पर पोस्ट कर रहे हैं। तो आप लोग हमारा प्लीज टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करिए एंड हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करिए। वहाँ पे आपको जितने भी ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स के उनसे भी रिलेटेड आपको वीडियोस वहाँ पर मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। आज हम जो सबसे पहले जो डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट दैट इज कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके से अगर मैं बात करूँ ना तो सबसे सिंपल सब्जेक्ट भी है एंड एट द सेम टाइम टेक्निकल सब्जेक्ट भी है। ठीक है, सिंपल इन द सेंस कि बच्चे क्या है वो इसको बहुत जल्दी पढ़ लेते हैं। ठीक है, पढ़ना आसान है, पढ़ लेते हैं, बहुत ज्यादा कुछ टेक्निकलिटीज नहीं है। लेकिन क्योंकि कुछ कुछ ऐसी टेक्निकल बस बातें हैं जो कि उसमें रह जाती हैं एंड वो एग्जाम के टाइम पे वो डायरेक्टली पूछ लेते हैं, तो फिर वहां पे थोड़ा सा बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं, आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का इंटरप्रिटेशन क्लॉज जो कि सेक्शन 2 में दिया गया है। अब देखिए इंटरप्रिटेशन क्लॉज में ना मैं तो कहूंगा कि ए से जे तक जितनी भी ये चीजें ये दी गई हैं ये सब आपको पढ़नी है एज इट इज आपको, और पढ़ के ये आपको याद करनी है। ठीक है, प्लस इनका एक जो क्रोनोलॉजी है ना इसकी क्रोनोलॉजी भी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, कि ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है, डी में क्या है, ऐसे पूरा। ठीक है, माइट भी पॉसिबल क्योंकि एनटीए करा रहा है या जो भी बॉडी करा रही है। ठीक है, तो उनका क्या है एक काइंड ऑफ फेवरेट सब्जेक्ट सा हो गया है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा बस याद रखिएगा कि आपको ऐसा पूरा ये करना है। ठीक, पूरा एक तो क्रोनोलॉजी वाइज इसको आपको पूरा याद कर जाना है कि ए में क्या है, बी में क्या है, सी में क्या है, प्लस आपको जो डेफिनेशन मतलब जो इंटरप्रेट जो करा गया है, जैसे प्रपोजल को इंटरप्रेट करा गया है, प्रॉमिस को इंटरप्रेट करा गया है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है आपको याद रखनी है। ठीक है, प्रोमिसर के बारे में बताया गया है, प्रोमिसी के बारे में बताया गया है, तो ये सब थोड़ा सा आपको याद रखना है। ठीक, देन फिर आ जाइए इसका जो सेक्शन 3 है, जो कम्युनिकेशन वाला जो पार्ट है, तो कम्युनिकेशन के रेस्पेक्ट में पूरा सेक्शन 3 आपको पढ़ना है। ठीक है, प्लस फिर आपको ये भी देखना है कि सेक्शन 4 में आता है कि भाई कम्युनिकेशन जो है वो कब कंप्लीट माना जाता है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा देख के रखना है। प्लस इसके कुछ इलिस्ट्रेशंस हैं, ये याद रखिएगा। ये इलस्ट्रेशंस आज से 10 साल पहले भी एग्जामिनर्स के फेवरेट हुआ करते थे, ये आज भी एग्जामिनर के फेवरेट इलस्ट्रेशंस ही हैं। ठीक, इसमें से वो कुछ भी उठा के कभी भी कैसे भी पूछ सकता है। ठीक है, फिर आ जाइए जो रिवोकेशन वाला पार्ट है, जो सेक्शन 5 है ना, जो सेक्शन 5 है इसका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। ठीक है, वो आपको थोड़ा सा देख के चलना है। इसमें भी ना रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स एंड एक्सेप्टेंसेस है, तो इसमें भी जो इलस्ट्रेशंस जो दिए हैं, ठीक है, इलस्ट्रेशंस इसके भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद रखने ही है जब आप एग्जाम देने जाएंगे तब। ठीक है, देन इसके बाद ही फिर जो मोड ऑफ रिवोकेशन है ना कि रिवोकेशन हाउ मीड, ठीक है, ये भी आपको थोड़ा सा पढ़ना है क्योंकि ये सब क्वेश्चंस क्या है ना बहुत टाइम से आते चले जा रहे हैं एंड आज भी आ ही रहे हैं। ठीक, फिर सेक्शन 7 जो है हमारा कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड एंड बी एक्सप्रेस इन सब यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर। तो आपको यही बस ये दो चीजें याद रखनी है आपको सेक्शन 7 में कि जो एक्सेप्टेंस होता है इट मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। वो लोग कभी कभी क्या करते हैं ना कि ये लिख के दे देते हैं कि बच्चों को एब्सोल्यूट तो याद रहता है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट तो लिखा रहता है ऑप्शन में, वो साथ में ये लिख देते हैं कि ये अनक्वालिफाइड। ठीक, अब बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है कि यार क्वालिफाइड था या अनक्वालिफाइड था, तो याद रखिएगा ये अनक्वालिफाइड था। ठीक है, मतलब अनक्वालिफाइड लिखा हुआ है सेक्शन में। ठीक, देन फिर एक और जो इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं वो स्टार्ट होती हैं आपके सेक्शन 13 से।
बल्कि मैं कहूँ तो सेक्शन 14 से। सेक्शन 13 एंड 14 में याद रखिएगा कि 13 में कंसेंट को डिफाइन करा गया है एंड 14 में फ्री कंसेंट को डिफाइन करा गया है, ठीक है। तो 14 में याद रखिएगा कि ये फ्री कंसेंट है सेक्शन 14 में, ठीक है, फ्री कंसेंट है। एंड देन सेक्शन 15 में कोर्जन है, कोर्जन आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। कोर्जन के जो इलस्ट्रेशन है वो आपको पढ़ना है। अब इसमें एक चीज और याद रखिएगा, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है किन किन के बीच में, कोर्जन अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस एंड मिसरिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड, ठीक है। इनके बीच में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। इन सब के जिन जिन में भी इलस्ट्रेशन दिए गए हैं, आपको पूरे इलस्ट्रेशन, मैं तो कह रहा हूँ आप इसको याद कर लीजिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इलस्ट्रेशन पार्ट से, ठीक है। एंड फिर भी एक बार जो डिफरेंसेस है ना इन सब के बीच में, है ना, जो भी डिफरेंसेस हैं वो डिफरेंसेस एक बार पढ़ लीजिएगा आप लोग, ताकि ऐसा ना हो कि सब क्वेश्चन मालूम पड़ा अनड्यू इन्फ्लुएंस का है, आप उसको मतलब फ्रॉड या कोर्जन आप उसको मार्क करके आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। देन फिर आपका जो मिस्टेक वाला पार्ट है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ, ठीक है, थोड़ा सा इसको भी देख लीजिएगा कि साहब किसकी मिस्टेक पर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वॉइड हो जाता है या जो वॉइडेबल हो जाता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आपको देख के चलना है। प्लस इसका जो सेक्शन है, इसका सेक्शन भी इसका आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि माइट बी पॉसिबल कि आपसे डायरेक्टली वो सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले वो, ठीक है। देन इसके बाद जो इलस्ट्रेशन दिए गए हैं सेक्शन 19 के अंदर, ठीक है, सेक्शन 19 क्या है, वॉइडेबिलिटी ऑफ अग्रीमेंट्स विदाउट फ्री कंसेंट, ठीक है। तो ए से लेकर ई तक सेक्शन 19 के अंदर ना ए से लेकर ई तक इलस्ट्रेशंस है, इनको मार्क कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करने ही करने, ठीक। प्लस फिर जो 19A है उसमें भी 2 इलस्ट्रेशन है, ठीक है। एंड उसमें कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है पार्शियल रिसेशन का, ठीक है, तो वो भी आपको देखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ जाइए, आगे हम चलते हैं वॉइड अग्रीमेंट्स पर। अब वॉइड अग्रीमेंट आपको पूरा देखना पड़ेगा कि साहब कौन से अग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको देख के चलना है पूरा। फिर जो सेक्शन 23 है, सेक्शन 23 ये मानिए कि लगभग हर सिविल जज के एग्जाम में आता है, ठीक है, एनटीए के एग्जाम्स में आता है। तो ये मानिए ये एग्जामिनर्स फेवरेट क्वेश्चन है, एग्जामिनर्स फेवरेट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब इसमें इसकी जो हेडिंग है ना, दैट इज व्हाट कंसीडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स आर लॉफुल एंड व्हाट आर नॉट, ठीक। तो अब इसके भी जो इलस्ट्रेशंस हैं वो ए से लेकर के तक है, सेक्शन 23 के जो इलस्ट्रेशंस हैं वो ए टू के हैं, ये आपको पढ़ के जाने हैं, ठीक है। ये पढ़ना इस मारे भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसमें से आप ये मानिए कि इसमें से ना आपके 2 या 3 तरह के क्वेश्चन पूरे बन सकते हैं, ठीक है। और अब अगर एग्जामिनर को सिर्फ यही क्वेश्चन, अगर यही सेक्शन उसको दिख गया सेक्शन 23, तो इसी में से आपके 2 क्वेश्चन बना देगा, ठीक, 2 या 3 आपके क्वेश्चन बना देगा। एंड अगर अपन अच्छे से पढ़ के गए होंगे तो अपने 2 या 3 क्वेश्चन सीधे सीधे सही हो जाएंगे, ठीक। अदरवाइज फिर वही है, फिर दिक्कत होती है। देन फिर जब मैं बात करता हूँ सेक्शन 25 टू सेक्शन 30 की, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। इसके आगे वेरी इंपॉर्टेंट का मार्क कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। प्लस इसमें सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछ लिए जाते हैं, कि सपोज कि अग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड कौन से सेक्शन में दिया गया है, वो बस इतना ही पूछ लेंगे, ठीक है। या फिर एक और चीज याद रखिएगा, इसके आगे जो वॉइड लिखा हुआ है ना, वो ये भी पूछ सकते हैं कि अग्रीमेंट एंड रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वॉइड और वॉइडेबल, ठीक। तो इसको भी याद रखिए जाइएगा, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इनको आप स्किप नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। आप अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पेपर देने जा रहे हैं, देन आपको 25 टू 30 एंड 31 टू 33, ठीक है, ये हर हाल में आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। 31 से स्टार्ट होता है क्या, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, यहाँ से कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है, ये आपको हर हाल में पढ़ के जाना है, ठीक है, ठीक है। फिर इसमें जो सेक्शन 32 है, एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कंटिजेंट ऑन एन इवेंट हैपनिंग, तो सेक्शन 32 के पास इलस्ट्रेशंस हैं, इसमें आपको 3 इलस्ट्रेशंस आपको दिखेंगे, ए बी एंड सी, ठीक। ये तीनों इलस्ट्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक। तो ये आपको थोड़ा सा पढ़ के जाना है। देन फिर आ जाइए डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स वाला एक जो कॉन्सेप्ट है ना आपका, ठीक है, वो थोड़ा सा एक आपको देख के जाना है कि भाई जो भी वो जॉइंट राइट्स होगा, ठीक है, या ओब्लिगेशन ऑफ द पार्टीज होगा, ठीक है, वो कैसे होगा, क्या होगा। और ये डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन भी है,
तो ये सेक्शन 45 है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, पढ़ के जाना आपको। ठीक, फिर जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है दैट इज सेक्शन 51, प्रॉमिस नॉट बाउंड टू परफॉर्म। ठीक, इसमें आगे है अनलेस रेसिप्रोकल प्रॉमिस रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म। इसमें भी फिर वही है, ये थोड़ा सा एसआरए से लिंक ये हो जाता है, ये थोड़ा सा एसआरए से लिंक हो जाता है, इसमें इंपॉर्टेंट है। एंड इसके भी जो इलस्ट्रेशंस हैं वो इंपॉर्टेंट है। एंड फिर जो सेक्शन 52 है, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, ये सेक्शन 52 ये वाला, ठीक है, इसमें ना वो ऑर्डर पूछ लेते हैं ऑफ परफॉर्मेंस। ये आरडीएस में ना ये 4-5 बार आ रखा है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां भी बहुत पॉसिबिलिटी है कि ये क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली बन जाए। ठीक, तो अब इसमें क्या है, इसके जो इलस्ट्रेशंस हैं वो ध्यान से देखी जाएगा। और इसका जो इलस्ट्रेशन नंबर ए है ना, वो तो आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है कि ए एंड बी ने कॉन्ट्रैक्ट करा एंड ए शैल बिल्ड अ हाउस फॉर बी एट अ फिक्स्ड प्राइस। बी इज प्रॉमिस्ड टू बिल्ड द हाउस मस्ट बी परफॉर्म्ड बिफोर बी इज प्रॉमिस्ड टू पे फॉर इट। ठीक है, अब इसमें कभी कभी क्या होता है ना कि साहब पहले वो घर बनाए फिर हम पैसा दें, या पहले हम पैसा दें उसके बाद वो घर बनाए। ठीक, तो इसी में वो तो बस यही एक मतलब वो तो एक आपको कहानी के तौर पे वो आपको एक स्टोरी टाइप की एक आपको एक क्वेश्चन में लिख के दे देंगे। फिर वो पूछेंगे कि अब बताओ कौन पैसा पहला देगा, कौन पैसे पहले देगा और कौन मकान बाद में बनाएगा, या वाइस वर्सा। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको ये इस मारे देखना है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन फिर आइए सेक्शन नंबर 56 पर। 56 फिर वही बहुत इंपॉर्टेंट, अग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जितने भी इलस्ट्रेशन एंड स्पेसिफिकली इसका जो इलस्ट्रेशन सी है सेक्शन 56 के, मैं तो कहूंगा और इलस्ट्रेशंस, एंड उसमें भी अगर आपको लगे तो इलस्ट्रेशन जो सी है इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, देन फिर आ जाइए सेक्शन 57 पे, रेसिप्रोकल प्रॉमिस टू डू थिंग्स लीगल एंड आल्सो अदर थिंग्स इलीगल। अगेन इंपॉर्टेंट, सिर्फ पढ़ के जाना और कुछ नहीं करना। ठीक है, सेक्शन 58 जो है इसको एसआरए के सेक्शन 12 से लिंक करिएगा, पार्ट परफॉर्मेंस से। ठीक है, एंड ऑल्टरनेटिव प्रॉमिस वन ब्रांच बीइंग इलीगल। ठीक है, पार्ट परफॉर्मेंस यहाँ पे ना ये जो इसका जो सेक्शन 58 है दैट शुड बी लिंक्ड विद सेक्शन 12 ऑफ एसआरए। ठीक है, इस मारे बस ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी इस मारे आपको पढ़ना है। ठीक है, देन फिर आ जाइए इलस्ट्रेशंस ऑफ सेक्शन 62। 62 बात कर अबाउट नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, 62 से लेकर 65 तक आपको जितने भी इलस्ट्रेशंस मिले याद कर जाइएगा, रट जाइएगा। एंड उसमें से भी मोस्ट स्पेसिफिकली अगर मैं कहूं तो सेक्शन 65 का जो इलस्ट्रेशन डी है इसको तो बिल्कुल ही भूल कर नहीं जाना है, इसको ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए आप लोग। देन फिर आ जाइए सेक्शन 73 पर। सेक्शन मैं सिर्फ बिल्कुल मैं वेरी इंपॉर्टेंट बस मैं वो चीजें ही बता रहा हूँ। ठीक है, उसके भी पहले ना सेक्शन 71 जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ भी लेते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर इसका सेक्शन नंबर याद रखिएगा और इसकी जो लैंग्वेज है सेक्शन की वो एक बार पढ़ लीजिएगा। आ जाइए फिर सेक्शन 73 दैट इज कंपनसेशन फॉर लॉस और डैमेजेस कॉज्ड बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें जो इलस्ट्रेशन है ना सेक्शन 73 में वो ए से लेकर जो है वो आपको आर तक मिलेंगी। बहुत इलस्ट्रेशन से ए टू आर है इलस्ट्रेशन। मैं कहूंगा सब तो आप याद नहीं कर पाएंगे, ठीक, पर फिर भी एक बार थोड़ा सा पढ़ने की इनको कोशिश करिएगा। मेजर जो है या जो कॉन्सेप्ट समझने की जो कोशिश है एक बार वो करिएगा इसके थ्रू। ठीक, सेक्शन 74 अगेन इंपॉर्टेंट है, बट सेक्शन 73 के इलस्ट्रेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्शन 74 में भी वो जी तक इलस्ट्रेशन वो दिए गए हैं, लेकिन पहले 73 देखिएगा देन फिर 74 पर आइएगा आप। ठीक, अब आ जाइए इंडेमनिटी एंड गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। सबसे पहले सेक्शन पूछ लेते हैं, कौन से सेक्शन में है, 124 में। ठीक है, राइट्स एज सच नहीं पूछते हैं, पर सेक्शन 127 पूछ लिया जाता है, कंसिडरेशन फॉर गारंटी। इसमें इलस्ट्रेशन भी है, तीनों इलस्ट्रेशन आपको देखने हैं। ठीक है, फिर 128 डायरेक्ट क्वेश्चन, श्योरिटी की लायबिलिटी कहां दी गई है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट हो जा रहा है आपके लिए। कंटिन्यूइंग गारंटी अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन, 129 में क्या दिया गया है, कंटिन्यूइंग गारंटी दी गई है। ठीक है, फिर आ जाइए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट पर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हो गया, कंटिन्यूइंग गारंटी 129 में, इसको यहीं पे कवर कर दिया मैंने। ठीक है, फिर आप आ जाइए जो आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट एक और जो चीज है दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बेलमेंट। ठीक, तो बेलमेंट वाला जो कंसेप्ट है ना वो भी आपको मैं कह रहा हूँ कि काफी कुछ उसमें आपको पढ़ना है। ठीक, बस एक दो चीजें याद रखिएगा, कौन से सेक्शन से स्टार्ट है, 148 मोस्टली सेक्शन पूछेंगे आपसे,
तो 148 में है। देन टर्मिनेशन 153 में है, अगेन इंपॉर्टेंट है, टर्मिनेशन याद रखिएगा। ठीक, देन 154 में लायबिलिटी की बात करी गई है, तो 154 में लायबिलिटी देख लीजिए आप। ठीक है, देन फिर बेली की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन गुड्स आर नॉट ड्यूली रिटर्न 161 अगेन इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, याद रखिएगा। बेलर की रेस्पॉन्सिबिलिटी टू बेली 164 165 बेलमेंट बाय सेवरल जॉइंट ओनर्स, दोनों इंपॉर्टेंट है, अगेन याद रखने हैं। देन सेक्शन 170 एक है बेलीज पर्टिकुलर लियन, बहुत इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है या इसकी लैंग्वेज की बॉडी मतलब इसके सेक्शन की बॉडी में से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, प्लेज की बात आती है तो फिर वही सेक्शन बेस्ड 172। ठीक है, प्लेज कॉर्नर एंड पॉनी डिफाइंड है इसमें। ठीक है, सेक्शन 176 अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके लिए, है ना। एंड देन फिर बात आती है एजेंसी की, तो एजेंसी में आपको सिर्फ आपको मेजरली जो है आपको 3 चीजें पढ़नी है। एजेंट एंड प्रिंसिपल डिफाइंड 182 याद रखना है सेक्शन कौन सा है। ठीक है, देन agents 187 is definition of express and implied authority. Then 189 agents authority in emergency बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फिर जो सब एजेंट की बात करी गई है सेक्शन 191 के अंदर, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, बाकी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, हाँ एक टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी अगेन एक इंपॉर्टेंट है 201। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट का हमारा जो पार्ट है ना, मतलब वो इंपॉर्टेंट तो देखिए काफी कुछ चीजें हैं, लेकिन अगर हमें उसी में से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर हमें निकालना हो तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जा सकती है। ठीक, मतलब इसका आप सोच नहीं सकते कि इसमें से कितने क्वेश्चंस वो डायरेक्ट आ जाएंगे, तो डायरेक्टली वाले क्वेश्चन से ये थोड़ा सा आपको पढ़ के जाना है। ठीक, अब हमारे संभव लॉ में 2199 का एक सिलेबस पूरा कोर्स चल रहा है। ठीक, जिसमें कि आपको 6 मंथ की वैलिडिटी मिलेगी। CUT LLM के लिए एक्सटेंसिव प्रिपरेशन इस पर आपकी हो जाएगी, पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, सब हो जाएगा। इसमें मॉक टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी और मॉक टेस्ट के डिटेल्ड आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे विद एक्सप्लेनेशंस एंड फ्लेक्सिबल एक्सेस है, चाहे बस iOS हो चाहे एंड्रॉइड हो, आप किसी से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो CUT का एग्जाम पास आ रहा है, तो जिनको भी थोड़ा सा भी अगर रैंक इंप्रूव करनी है या रैंक अच्छी लानी है, तो वो हमारा 2199 का जो सिलेबस है, जो कोर्स है, इसमें एनरोल हो सकते हैं वो, एंड अपनी जो भी प्रिपरेशन है उसको स्पीड अप कर सकते हैं। देन फिर आ जाइए आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, अगेन छोटा है बट इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, SRA में सबसे पहले तो सेक्शन 5 टू सेक्शन 8 जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें रिकवरी ऑफ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया है। अब सेक्शन 5 में क्या है, सेक्शन 7 में क्या है, ठीक है, सेक्शन 6 में क्या है, सेक्शन 8 में क्या है, ये सब आपको थोड़ा सा देखना है कि रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी किसमें वो बताया गया है, रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में किसमें बताया गया है, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, देन सेक्शन 10, 12, 13, 14 देख लीजिए। सेक्शन 10 में क्या है, सेक्शन 12 में, 13 में, 14 में, ये आपको देखना है। ये डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक, तो इसमें थोड़ा सा आपको सेक्शन याद भी करना पड़ेगा, देखना भी पड़ेगा। सेक्शन 14A न्यूली एडेड, कौन से अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ है, मतलब कब ऐड हुआ है, किस ईयर में ऐड हुआ है, ये देखना है। ठीक, एंड 14A क्या कह रहा है, पावर ऑफ कोर्ट टू एंगेज एक्सपर्ट्स, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। इसमें वो सेक्शन की बॉडी में तो नहीं जाएंगे, बट इसमें वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे कि साहब 14A में क्या दिया गया है। ठीक, सेक्शन 15 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, हु में ऑब्टेन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा कौन ला सकता है। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन बेस्ड, सेक्शन याद रखिएगा। पर्सनल बार्स टू रिलीफ, ठीक है, कौन कौन से बार्स हैं सेक्शन 16 में, तो जो भी बार्स है ना, जो भी पूरी बॉडी में बार्स दिए गए हैं, वो आपको एक बार देखना है, देखिएगा। सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस क्या है, सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर देखिएगा इसमें आगे। फिर देखिए सेक्शन 20A से लेकर 20C तक ये न्यूली एडेड ये सेक्शंस हैं। ठीक है, तो कौन से अमेंडमेंट एक्ट से है ये आपको देखना है। प्लस सेक्शंस की जो लैंग्वेज है, ठीक है, जो हेडिंग है, वो आपको याद रखनी है, क्योंकि कभी कभी वही है, डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक, फिर जो कॉन्सेप्ट है रेक्टिफिकेशन का, रेसिशन का, कैंसिलेशन का, ठीक, ये तीनों आपको पढ़ने हैं। आपको इनके जो सेक्शंस हैं वो भी थोड़े से याद रखने पड़ेंगे। ठीक, फिर आ जाइए जो इंजंक्शन जो ग्रांट होता है ना अंडर द SRA,
अब इंजंक्शन भी 3 तरह का उसमें बताया गया है। एक टेम्परेरी इंजंक्शन है, एक मैंडेटरी इंजंक्शन है और एक परपेचुअल इंजंक्शन। ठीक, तो इनके सेक्शंस टेम्परेरी किस में है, मैंडेटरी किस में है, परपेचुअल किस में है। ठीक है, इनके सेक्शंस आपको देखने पड़ेंगे, प्लस थोड़ा सा जो डिफरेंस कि मैंडेटरी एंड परपेचुअल में क्या डिफरेंस है, टेम्परेरी एंड मैंडेटरी में क्या डिफरेंस है, ये थोड़ा सा आपको देख के चलना पड़ेगा। देन फिर आ जाइए, फिर उसमें एक सेक्शन दिया है, सेक्शन 41 है या 42 है, इंजंक्शन व्हेन रिफ्यूज। ठीक, तो ये थोड़ा सा इसमें जितने भी इसमें क्लॉजेस है ना, वो सब आपको थोड़ा सा देख के जाइएगा कि किस क्लॉज में क्या क्या है, कि कब कब जो है इंजंक्शन जो है वो रिफ्यूज किया जा सकता है। फिर एसआरए में पीछे शेड्यूल दिया गया है पूरा। ठीक है, तो वो शेड्यूल एक बार आप देख जाइएगा कि वो शेड्यूल में क्या बात कही गई है। ठीक है, और वो शेड्यूल आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि एक बार एमपीसीजे में एक बार वो शेड्यूल से वो के बेसिस पर क्वेश्चन आ गया था। तो थोड़ा सा एक बार वो शेड्यूल देख लीजिएगा। ठीक, और बाकी एसआरए में ऐसा कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतनी सी ही चीजें हैं जो कि आपको एक बार देख के जानी, पढ़ के जानी। फिर आ जाइए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में मेजरली हमें जो चीजें देखनी है, दैट इज जो डेफिनेशन क्लॉज है वो देखना है। ठीक, नेचर एंड मोड ऑफ डिटरमाइनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप। ठीक, नेचर क्या है पार्टनरशिप का, पार्टनरशिप एट विल है या कैसी है, तो वो आपको देखना है। ठीक है, फिर तीसरी चीज क्या, कि रिलेशन ऑफ पार्टनर टू वन अनदर, ये थोड़ा सा आपको देखना है। इसमें से भी एक आपको इंडेमनिटी वाला एक उसमें क्लॉज तो दिया गया है। ठीक है, एक जो इंडेमनिटी वाला क्लॉज है, एक ये आपको देखना है। और जो पर्सनल प्रॉफिट्स है जो पार्टनर अर्न करता है, जो पर्सनल प्रॉफिट्स एक जो पार्टनर अर्न करता है ना, बीइंग अ पार्टनर ऑफ द फर्म, ठीक है, उसके बारे में क्या लिखा गया है वो आपको देखना है। वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये थोड़ी सी आपको ये दो चीजें आपको ध्यान से देखनी है। फिर राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर है। ठीक है, ये पढ़ना है आपको। देन रिलेशन ऑफ पार्टनर विद द थर्ड पार्टीज में ये जो एक और हेडिंग है, इसके अंदर पार्टनर टू बी एन एजेंट ऑफ द फर्म। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। ये कभी कभी डायरेक्टली भी क्वेश्चन आ जाता है कि इज पार्टनर एन एजेंट ऑफ द फर्म और नॉट। फिर एक उसमें कंसेप्ट दिया है, कंसेप्ट ऑफ होल्डिंग आउट। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको देखना है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाता है कि सब जो होल्डिंग आउट का जो प्रिंसिपल है, जो कॉन्सेप्ट है, वो कौन से सेक्शन में दिया गया, तो ये थोड़ा सा आपको देख के चलना पड़ेगा। फिर टाइप्स ऑफ पार्टनर में इनकमिंग पार्टनर कौन होता है, आउटगोइंग पार्टनर्स कौन होते हैं, ये आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। देन पार्टनर्स को किसी फर्म में एडमिट कैसे करते हैं, उसका क्या प्रोसीजर है। ठीक है, क्या उसका पूरा ड्यू कोर्स में क्या होता है, क्या नहीं होता है। ठीक, ये पूरा आपको देखना पड़ेगा। देन एक पार्टनर रिटायर कैसे होता है। ठीक, ये सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन भी है, प्लस ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी है, थोड़ा सा देख के रखिएगा इसको। देन एक्सपल्शन। ठीक, अगर आपको किसी को हटाना है तो आप कैसे हटा सकते हैं। देन फिर एक फर्म को अगर आपको डिसॉल्व करना है, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, तो ये कैसे हो सकता है। ठीक है, देन रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म्स में रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, और इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन क्या होगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म में ना आपको मेजरली दो चीजें पढ़नी है, एक रजिस्ट्रेशन एंड इफेक्ट, ये दोनों ही पढ़ना आपको, मतलब इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन एंड रजिस्ट्रेशन। ठीक है, देन रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक अगर कोई हो गई है या कुछ भी हुआ है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको देख के जाना पड़ेगा। अब हमारे संभव लॉ में ना एक 40 मॉक टेस्ट की एक एक्सटेंसिव पूरी एक सीरीज वो चल रही है, मॉक टेस्ट वो सीरीज, जिसमें आपको 40 से ज्यादा मॉक टेस्ट पेपर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, उनके डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक, प्लस लास्ट ईयर के भी पेपर्स आपको मिल जाएंगे उनके डिटेल सॉल्यूशंस के साथ। एनालाइज आपको एक पूरा एनालिसिस डैशबोर्ड मिलेगा। ठीक है, एंड फ्लेक्सिबल एक्सेस तो आपकी है। तो अगर आपको सिर्फ मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं, अपनी आपकी अगर प्रिपरेशन हो चुकी है, सिर्फ आपको मॉक सॉल्व करना है, तो फिर आप हमारे 1299 का जो सिलेबस है, जो ये कोर्स है, आप ये ले सकते हैं। एंड इसमें एनरोल करके आप अपने जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आप लगा सकते हैं अच्छे से। ठीक है, अब आ जाइए सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसमें ना 4-5 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, ये क्या है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, इसके बारे में क्या कहता है, इंपॉर्टेंट है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता कैसे है, हाउ मेड, अगेन इंपॉर्टेंट। देन एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स। ठीक है, ये क्या बला है। ठीक, तो ये आपको पूरा पे पूरा सोगा के अंदर ना ये पूरा आपको देखना पड़ेगा कि सब एग्जिस्टिंग गुड्स कौन सा है, फ्यूचर गुड्स कौन सा है, ये सब। ठीक है, एंड देन असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस, कि किसी प्राइस को का असर्टेनमेंट कैसे होता है, वो आपको देखना पड़ेगा। देन इसमें ना कंडीशन एंड वारंटीज का एक दिया है, सेक्शन 11 टू सेक्शन 17 है। ठीक, तो ये पूरा कंडीशन एंड वारंटीज आपको पढ़नी पड़ेंगी पूरा पूरा,
और इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप मार्क कर लीजिएगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन फिर स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट, है ना, कौन से गुड्स कब एक डिलीवरेबल स्टेट में माने जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये आपको देख के जाना पड़ेगा क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी, ठीक है। द स्पेसिफिक गुड्स टू बी पुट इनटू डिलीवरेबल स्टेट, ये अगेन इंपॉर्टेंट है। इन दो चीजों में ना थोड़ा सा डिफरेंस भी देखिएगा कि स्पेसिफिक गुड्स कब डिलीवरेबल स्टेट में माने जाते हैं एंड कब स्पेसिफिक गुड्स को ऐसा माना जाता है कि अब ये डिलीवरेबल स्टेट में रख दिए गए हैं, नाउ दे आर पुट इनटू अ डिलीवरेबल स्टेट, ठीक है। देन फिर देखिए गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और ऑन सेल और रिटर्न, ये क्या है, ये देखना है आपको। बायर्स राइट ऑफ एग्जामिनिंग द गुड, गुड आ जाने के बाद या बायर के गुड्स को बाय कर लेने के बाद बायर का क्या राइट है, क्या अधिकार है उनको एग्जामिन करने का, ये इंपॉर्टेंट है, आपको देखना है। देन अनपेड सेलर एंड उसके राइट्स, जो भी अनपेड सेलर है, ठीक है, उसके वो कौन होता है, पहली बात तो हु इज एन अनपेड सेलर, एंड फिर उसके क्या क्या राइट्स है, उसके क्या क्या अधिकार है, ये आपको देखना है। देन फिर सेलर्स लियन, ठीक, सेलर्स लियन का पूरा एक बड़ा कंसेप्ट है, पूरा ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिएगा। सेक्शन बेस्ड है, सेक्शन भी याद रखिएगा। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, कब कोई सेलर अपना सामान ट्रांजिट में स्टॉप कर सकता है, ठीक है, ये जो सेक्शन है उसके बारे में बताता है, इंपॉर्टेंट अगेन याद रखिएगा। डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, बायर ने एक्सेप्ट नहीं करा, ठीक है, जिसको डिलीवरी जिसको दी गई, जो बायर है जिसको डिलीवरी दी गई उसने इस गुड्स को उसने एक्सेप्ट नहीं करा, देन क्या डैमेजेस बनते हैं, क्या नहीं बनते हैं वो। देन ऑप्शन सेल, ऑप्शन सेल क्या है, सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, डायरेक्टली उसको सेक्शन से आता है, so, वो सेक्शन आपसे पूछ लिया जाता है एंड सेक्शन के ऊपर मतलब वो डायरेक्ट वो क्वेश्चन में डाल देते हैं, आप उसका आंसर देंगे, ठीक है। यहाँ तक रहे हमारे तीनों चारों सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है, ठीक, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट देख के रखिएगा, ठीक है। देन फिर अगर मैं मतलब सब्जेक्ट वाइज अगर मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कम इंपॉर्टेंट वो बताऊं, तो कॉन्ट्रैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, देन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, देन सोगा एंड देन पार्टनरशिप, ठीक है। तो सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पूरा जितना मैंने आज आपको ये सब बताया है ना, पूरा इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा इसको, देन फिर एसआरए को, देन सोगा को एंड देन पार्टनरशिप को, ठीक है। एंड बाकी अगर आपको हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है या अगर आपको हमारा कोर्स की सीरीज ज्वाइन करनी है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने आपको एक वो शॉर्ट में बता दिया है। बाकी आप हमारे यूट्यूब चैनल को आप ज्वाइन करिए, ठीक है, एंड हमारा जो भी टेलीग्राम चैनल है आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक, तो आपको जो भी अपडेट्स हैं वो आपको फर्दर मिलती रहेंगी। एंड बाकी अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं एंड उसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ और सब्जेक्ट्स को, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।